नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और उसमें से एक टॉपिक हमने आपके लिए लेकर के आया उदारवादी चरण, जिसे नरमपंथी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम कवर करेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक की घटनाओं को, और अंत में हम कुछ 10 MCQ को भी देखेंगे। हमने गांधीवादी चरण पर वीडियो बनाया हुआ है, जो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं उदारवादी चरण की, और अगला हमारा वीडियो आएगा उग्रवादी चरण का। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो आपका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदारवादी चरण क्या है, नरम दल और गरम दल में क्या अंतर है, उनकी विचारधाराएं क्या थी, उदारवादी नेता कौन हैं, नरम दल के नेता को आपने जान लिया तो गरम दल के नेता कौन हैं, और उनकी मांगों को जानेंगे। फिर हम उपलब्धि पर बात करेंगे और आलोचना क्या हुई थी ये भी हम देखेंगे, और इसके बाद हम अंत में देखेंगे पिछले वर्ष के प्रश्नों को। तो उदारवादी चरण, जिसे 1885 और 1905 के बीच में माना गया है, और इसके बीच में जो घटनाएं हुई है वो निम्न हैं। भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 ईस्वी तक का चरण उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उदारवादी चरण को ही नरमपंथी भी कहा गया है, और उसके जो नेतागण, उन्हें नरम दल के नेता भी कहा गया है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा। ये नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। उनकी विचारधारा और कार्यप्रणाली क्या है? तो उनकी विचारधारा ये थी कि उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता, क्रमिक सुधार, शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष का विश्वास करते थे। उन्होंने विरोध करते हुए संवैधानिक तरीकों को अपनाया। उन्हें ब्रिटिश संसद पर पूर्ण विश्वास था। किनको? तो भाई उदारवादी नेताओं को, जिसे नरम दल के नेता भी कहा जाता, उनको। उनकी शिकायत केवल भारत में वायसराय एवं उनकी काउंसलिंग के ब्रिटिश कानून के खिलाफ थी। बाकी सब उनका ठीक लग रहा था अंग्रेजों का। तो ये जो आप देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन है, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, वो उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नरमपंथी आश्वस्त थे कि अंग्रेज का मूल उद्देश्य भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था। उनका मानना था कि याचिकाओं, प्रस्तावों, प्रतिनिधि मंडलों, पर्चे और बैठकों के माध्यम से जनता की मांगों और जनता के विचारों को अंग्रेजों के सामने पेश कर देने से उन्हें न्याय मिलेगा। ये नरमपंथियों को विश्वास था। उन्होंने 2 पद्धतियों को नियोजित किया, 2 मेथड लगाए, उन्होंने 2 पद्धतियाँ लगाएं। पहला मेथड उन्होंने ये लगाया कि एक मजबूत जनमत बनाकर, जनमत का मतलब लोगों को संग्रह करके राष्ट्रीय भावनाओं को जागाना, और इसी तरह आम राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करना, जो महात्मा गांधी भली भांति करने जानते थे। दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार उनकी मांग की तर्ज पर सुधार लाने के लिए राजी करना, यानी जो मांग हमारे नरमपंथी नेताओं ने कर रहे थे उससे मनाना। किसको मनाना? अंग्रेजों को मनाना। इसके लिए उन्होंने 3P विधि को लागू किया। अब ये नरमपंथियों की 3P विधि क्या है तो आप जान लें। प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, मांग लेना प्रार्थना करके। पिटिशन यानी याचिका दे देना कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और प्रोटेस्ट यानी अगर आप नहीं मानेंगे तो हमें आंदोलन करना होगा। संवैधानिक मांगों को देख लेते हैं। जो मांगें रखी गई अंग्रेजों के सामने, किसके द्वारा? नरमपंथियों के द्वारा। तो वो थी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। दूसरा था कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। तीसरा, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद एवं विधानसभा का विस्तार किया जाए। चौथी मांग थी वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। और 5वां था उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हों। और छठा है बजट पर नियंत्रण हो। ये उनकी मांगें थी।
आर्थिक मांगों की हम जब बात करते हैं तो आर्थिक मांगों में बात थी नमक कर की और चीनी शुल्क को समाप्त किया जाए, क्योंकि नमक खाने का एक अहम सोर्स है, अहम मतलब कह पार्ट है। तो इस पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह प्रभावित होती है। अगला है सेना के खर्च में कमी की जाए, भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसानों का बोझ कम हो, और कृषकों के लिए बैंक की मांग की गई। सहायता जो सरकारी हो वो वाली, टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये सभी आर्थिक मांगें थी। अब है प्रशासनिक मांगें। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाए, स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दी जाए, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, 1878 के शस्त्र का जो लाइसेंस अधिनियम को निरस्त किया जाए, बगान श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार हो, विदेशों में भारतीय मजदूरों का बेहतर इलाज किया जाए, कल्याण पर व्यय में वृद्धि की जाए। ये सब प्रशासनिक मांगें थी। अब हम देखेंगे नागरिक अधिकारों की मांग। तो नागरिक अधिकारों के लिए क्या मांग की गई थी? नागरिक अधिकारों की मांग में पहला था संघ बनाने का अधिकार, दूसरा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। जो वर्नाकुलर एक्ट था वो प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए किया था। याद रखिएगा, वर्नाकुलर एक्ट प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए लाया गया था। उग्रवादी चरण की उपलब्धियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या हुआ, जब ये चरण चला तो इससे बहुत लोगों में जागरूकता आ गई और इसके नेताओं ने लोगों को सफल रूप से एक मंच पर ला कर के खड़ा कर दिया। जब 1886 में लोकसभा आयोग की नियुक्ति हुई तो उसमें भारतीयों की भी भागीदारी दी गई, जो मांग हुई थी, है ना। पहले कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था, अब भारत में भी होने लगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया गया। इन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद के विचार को लोकप्रिय बनाया और लोगों को उसी तर्ज पर प्रशिक्षित किया। भारतीय व्यय पर बेल्वी आयोग का गठन हुआ। भारत और इंग्लैंड के एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब देख लीजिए कि ये अब कुछ उपलब्धियां तो हुई, लेकिन सारी उपलब्धियां तो मिली नहीं होंगी, इसलिए इनका आलोचना भी किया गया। प्रार्थना और याचिका पद्धति का उपयोग करने के लिए उनकी आलोचना की गई। मतलब हमारा देश और आप भीख मांग करके ले रहे हैं, तो यहाँ तो आलोचना हो रही है। यही बात की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव था और इसमें केवल एक संकीर्ण सामाजिक आधार शामिल था। इसमें शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था और इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिक प्रथाओं से विचार प्राप्त हुए। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण तत्काल लाभ लाने में विफल रहा, लेकिन उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को पैदा की और राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ने की नींव रखी। यहाँ हम बात करेंगे उदारवादी नेताओं की, जिसे नरमपंथी या नरम दल के नेता कहा जाता है। तो इनमें मुख्य हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दीनशाह ई वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष। अब हम बात करें गरम दल के नेता की, तो गरम दल में मुख्यतः 4 नेता थे। आप याद रखेंगे, लाल, बाल, पाल और घोष। लाल, बाल, पाल और घोष। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल और घोष मीन्स अरविंदो घोष। तो ये चारों को याद कर लीजिए। बाद बाकी अगर आपके ऑप्शन में आते हैं तो आप नरम दल उसको मार दीजिएगा। ये चारों गरम दल की आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक एक के जो हमारे मुख्य नेता थे, उनके विशेष जो पॉइंट्स हैं उनको हम जान लेते हैं। तो पहला है दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया कहा जाता था। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक के सदस्यों में एक थे। कौन? दादा भाई नौरोजी जी। इन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की थी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी का तथ्य प्रस्तुत किया।
इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या की है। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पर वे ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले एशियाई थे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। इन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह मेहता की। इन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता था। 1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे 1910 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। कानून में उनकी सेवा के लिए इन्हें अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। नाइट यानी KNIGHT, नाइट में रक्षक होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक में से एक थे और ये एक भारतीय बैरिस्टर थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद हम बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने द बंगाली नाम से एक अखबार शुरू किया। इन्होंने 1869 और 1871 में 2 बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, 2 बार पास किया इन्होंने। 1869 में इन्हें आयु विवाद के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया और 1871 में इन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। जस्टिस MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक थे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना सभा और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में अहम योगदान दिया था। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी पॉइंट्स हमने डाले हैं सारे इंपॉर्टेंट वाले डाले हैं। अब आप इसमें काट छाट करके छोटा करने का प्रयास ना करें, आप हू बहू इसे याद करने का प्रयास करें। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये, और दूसरा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, दोनों ही थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया। हमने क्या देख लिया? उदारवादी चरण क्या है ये हमने समझा। नरम दल और गरम दल में अंतर हमने समझा। नरम दल और गरम दल में एक बार और आपको समझा देता हूँ। नरम दल मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे, जबकि गरम दल उग्र रूप को अपनाते थे। उनका कहना था कि मांगने से भीख नहीं मिलता, हमें छीनना पड़ता, हमें लड़ना पड़ता, ये विचार थे उनके। इसके बाद हमने उदारवादी नेताओं को जाना, गरम दल के नेता को जाना, उसकी मांगों को जाना, उपलब्धि को जाना, आलोचना को। अब हम देखेंगे पिछले वर्ष के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उदारवादी चरण, ऑप्शन बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उदारवादी चरण। 1885 से 1905 को उदारवादी चरण कहा जाता है। उसके बाद 1919 तक को कहा जाता है उग्रवादी, और 19 के बाद के जो होते हैं उसे गांधी युग कहा जाता है। अब आप यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न, इनमें से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हमने इसके बारे में बताया था। और आप कैसे याद रखेंगे? देखिए ग्रैंड मतलब होता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जैसे हमने कहा तो दादाजी होते हैं, तो ग्रैंड फादर में दादा होता है, दादा भाई नेरोजी याद कर लीजिए आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेरोजी। और इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो नरमपंथी और गर्मपंथी हमने दो बताए, आपको बस याद रखना कि गर्मपंथी में कौन है। तो इसके बाद आपका हो जाए गर्मपंथी में लाल, बाल, पाल और घोष। तो ये सभी क्या थे? ये सभी थे गर्मपंथी। तो गर्मपंथी खोज लेते हैं इसमें, बाल है ना, बाल गंगाधर तिलक हमारा मिल गया। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? हमने आपको कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। छठा प्रश्न है बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र से जुड़े कांग्रेस के निम्न में से कौन से उदारवादी नेता थे? तो बॉम्बे के कौन थे? तो बॉम्बे के थे फिरोज शाह मेहता, जिन्हें लायंस ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था। सातवां प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति राणा डे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सिंपल सा आंसर आप जान गए हैं कि ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। सवाल नंबर 8, कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या चर्चा किया था इसका। ए फिरोज शाह मेहता, बी MG राणा डे, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह मेहता। सवाल नंबर 9 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, PC महालानोबिश, BKRB राव, SD तेंदुलकर। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 10, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को, मॉन्टेग्यू घोषणा को, हंटर आयोग को, कम्युनल अवार्ड को। तो गांधी जी ने काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट को, और इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले 10 सवाल थे जो आपको पसंद आए होंगे। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तो इस अगले वीडियो के साथ आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा।